प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस व्याख्यान माला में स्वागत है। ये बीए भाग द्वितीय की कक्षा है। हम आज शुरू करते हैं जहाँ से पिछले व्याख्यान में हमने इसको छोड़ा था। पिछले व्याख्यान में हमने कुछ मुख्य पदों को देखना प्रारंभ किया था और एक मसरूफ़ पति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है जबकि उसकी पत्नी उसे कुछ कहती है। उसको हल करके हमने छोड़ा था। आज हम प्रश्न संख्या 116 पर से शुरू करते हैं। ये मैं ऊपर ही ऊपर ले जाता हूँ जहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। परेशान रमणी। वो कहती है कि मुझे मालूम मैंने तुमसे शादी क्यों की। और फिर वो रमणी हंसती है, भयानक हंसती है। अनाउंसर ज़ोर ज़ोर से झुंझुना बजाती है। ये सारी बातें आती है, लेकिन झुंझुना फिर अनाउंसर के साथ स्टेडियम में आकर के बैठ जाता है। परेशान रमणी का स्वर फिर उभरता है, लेकिन वो परेशानी भरा है, डूबा डूबा सा है। मेरी तरफ देखो, तुमने कभी मेरे बारे में यह नहीं सोचा कि मैं बादल से निकलकर आई हूँ या बादलों में रह सकती हूँ। तुम निर्मला ही के बारे में बातें सोच सकते हो। तो मसरूफ़ पति जवाब देता है, मैं सोचता कहाँ हूँ, मैं सुनता हूँ और देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ। मैं बहुत सी बातें देख लेता हूँ। बाद में मेरी कोशिश यह रहती है कि जो भी मैंने देखा है कोई भी खासकर तुम न देख पाओ, और इसलिए जो मैं देख लेता हूँ उसे फौरन तोड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम जो करता हूँ। अब यहाँ ये थोड़ी सी स्पष्ट बात है, लेकिन तोड़ फोड़ की बात होती है, वो थोड़ी फिर वापस इसको क्लिष्ट बना देती है, दुविधा में डाल देती है। बात की शुरुआत होती है पत्नी से, तांबे की कीड़े एकांकी में, जो ये कहती है कि मुझे मालूम मैंने तुमसे शादी क्यों की। और फिर खुद ही कहती है कि मेरी तरफ देखो कि तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा कि मैं बादल से निकल कर के आई हूँ या बादलों में रह सकती हूँ। अब यहाँ बादल के फिर कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। ऊंचे परिवार की हो सकती है, कल्पना लोक में विचरण करने वाली महिला हो सकती है, सुविधाओं के बीच में रहने वाली महिला हो सकती है, या जिस किसी भी तरह की परिस्थिति हो उसमें जिंदा रहने वाली महिला हो सकती है। कि तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरी स्थिति क्या है। तुम सिर्फ और सिर्फ निर्मला के बारे में सोच रहे हो। अब यहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि निर्मला कौन है। शायद कोई दूसरी महिला है जिसके बारे में पति सोचता होगा। उसके जवाब में वो मसरूफ़ पति जो कहता है, मसरूफ़ किसे कहते हैं? व्यस्त। तो व्यस्त पति उसको कहता है कि मैं सोचता कहाँ हूँ, सोचता तो मैं हूँ ही नहीं। मैं सिर्फ सुनता हूँ और देखता हूँ। मैं देखता हूँ और मैं सिर्फ देखता हूँ। मैं बहुत सी बातें देख लेता हूँ। कहता है मैं ऐसी बहुत सी बातें भी देख लेता हूँ जो सामने तो कोई दूसरा नहीं देखता। और उस बात को और आगे ले जाते हुए कहते हैं, और देखने के बाद मेरी कोशिश ये रहती है कि जो कुछ भी मैंने देखा है वो अन्य कोई नहीं देख पाए, खास तौर से तुम। तुम कौन? वो परेशान रमणी जो कि उसकी पत्नी है। और इसीलिए जिसको मैं देख लेता हूँ उसे फौरन तोड़ना चाहता हूँ ताकि कोई दूसरा न देख ले। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम कई बार इस तरह के कार्य करवा देता है, क्योंकि प्रेम एक, ये मान लीजिए कि आधिक्य है किसी भी चीज़ का।
और उसमें चाहता है कि जो चीज़ मेरी है, जिसको मैं चाहता हूँ, उसको कोई दूसरा न देख सके, या मैं जिससे करता हूँ प्रेम वो दूसरे के प्रति आकर्षित न हो सके, मेरी ही खासियत को देखे वो। तो यहाँ लेखक फिर जो है उस परेशान रमणी की और परेशान पति, मसरूफ़ पति की भावनाओं को व्यक्त करता है। पहले पत्नी की बात आती है कि पति मेरे बारे में नहीं सोचता, और फिर पति उसका जवाब देता और कहता है कि मैं तो सोचता कहाँ हूँ, मैं तो सिर्फ देखता हूँ और ऐसी बातें देख लेता हूँ जो दूसरों को नहीं दिखती, या दिख जाती है तो मैं दूसरों को देखने नहीं देता, और यहाँ तक कि उसके लिए मैं किसी भी चीज़ का अंत भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ तुमसे। तो ये बातें आ गई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो व्यस्त पति है, उस व्यस्त पति की भावनाएं, उसकी सोच, उसका चिंतन, उन सब का विवरण इस पद में हुआ है। दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है विश्लेषणात्मक और प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक बादलों से निकल के आई हूँ, ये है बातें, और विश्लेषणात्मक कि मैं देखता क्यों हूँ, उसका जवाब में मिलता है, और देखने के बाद दूसरा कोई नहीं देखे उसका भी जवाब मिलता है, तो यहाँ विश्लेषण भी हो जाता है। भाषा सरल है, कठिन शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। अब अगले पद पे आते हैं। मैं सबसे ऊपर ले जाता हूँ, जो पढ़ना होता है हमको। यहाँ भी मसरूफ़ पति अपनी बात कहता है। जब परेशान रमणी उससे कहती है कि तुम भय पैदा ही क्यों करते हो, पति क्या है, भयभीत रहता है, तो वो कहती है तुम भय पैदा ही क्यों करते हो, मालूम होता है कि तुम खाली भय ही भय खाते हो, तुम बतलाते नहीं कुछ भी। तब मसरूफ़ पति उसको कहता है तुम जानती हो भय छोड़ देने से क्या होगा, तब मैं कुछ मिटा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता, मुझे बराबर सृजन करना होगा, और तब हमारी आत्मा और शरीर के मंथन से जो निकलेगा वह हमें मार डालेगा, हमारा अंत कर देगा, तुम बूढ़ी हो जाओगी, जीवन क्रीड़ा नन्ही सी रतन जड़ी रिष्टवाज की तरह रुक जाएगी। यहाँ मसरूफ़ पति परेशान पत्नी रमणी परेशान रमणी के नाम से जिसको पुकारा गया है, उससे बात करते हुए जवाब देता है। जब वो कहती है कि तुम भय खाते ही क्यों, तब पति कहता है कि भय छोड़ने से होगा क्या। यहाँ हम एक चीज़ कह सकते हैं कि भय एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को बहुत से काम नहीं करने पर मजबूर कर देती है, बहुत से काम करने पर मजबूर कर देती है। चाहे भय समाज का हो, चाहे गुंडों का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे अपना स्वयं का हो, अपने माता का हो, पिता का हो, बच्चों का हो, ये भय हमें कहीं न कहीं या तो कुछ करने से रोकते हैं या कुछ करने को प्रेरित करते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो वही बात यहाँ कह रही है, और उसमें संसार नश्वर है, इस नश्वर संसार की बातें भी, अर्थात किसकी बात आ जाती है, दर्शन की बात भी आ जाती है। तब मैं कुछ मिटा नहीं सकता, कहता है कि यदि भय चला गया तो मैं कुछ मिटा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी से डरूंगा नहीं, बचाव नहीं करूंगा तो नष्ट भी नहीं करूंगा, मैं नाश नहीं कर सकता, मुझे बराबर सृजन करना होगा, और सृजन अर्थात और मंथन जो होगा आत्मा का, तुम कह रही हो कि भय छोड़ दो,
तो भय छोड़ दूंगा तो आत्म मंथन होगा, शरीर का मंथन होगा, अर्थात कर्म की तरफ भी आगे बढ़ूंगा, तो उससे जो निकलेगा वो मुझे मार देगा, हमें मार डालेगा। यहाँ मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बात जाती है कि वर्तमान का जो हमारा स्वरूप है उसको वो चीज़ खत्म कर देगी, हमारा अंत कर देगा। तुम बूढ़ी हो जाओगी, तो बूढ़ी तो न सोचता या भयभीत होता तो भी होता या होती, मंथन न करता तो भी होती। लेकिन यहाँ लेखक इसीलिए इसको क्या है कि असंगत एकांकी कहा गया है कि सोचने पे कोई लगाम नहीं है, मर्जी आए वैसे सोचो। तुम बूढ़ी हो जाओगी, जीवन क्रीड़ा नन्ही सी रतन जड़ी रिष्टवाच की तरह रुक जाएगी। कि हम जो सृजन करेंगे वो शरीर के और आत्मा के मंथन से खत्म हो जाएगा। अर्थात तुम बूढ़ी, शरीर हमारा जो है धीरे धीरे होता ही है बूढ़ा, तो ये एक रिष्टवाच की तरह जो कि रत्न जड़ित अर्थात बहुत खूबसूरत है। तो हमारा शरीर, हमारा जीवन भी खूबसूरत माना है लेखक ने यहाँ। तो रत्न जड़ित रिष्टवाच जिस तरह से समय आने पर खत्म हो जाती है, रुक जाती है, उस तरह हमारा जीवन भी रुक जाएगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देखिए मनोविश्लेषणात्मक बात भी है, प्रतीकात्मक बात कही गई है, सृजन और विनाश का जो नियम है उसकी तरफ भी मंथन का जो एक तरीका है उसको भी यहाँ स्पष्ट किया गया है, और संसार की नश्वरता का भी यहाँ हमको संकेत दिया गया है। तो ये विशेष में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक 119 नंबर पेज पे यहाँ पिछले जो दो पात्र थे वो बदल गए हैं। यहाँ मसरूफ पति की जगह थका हुआ अफसर आ गया है। रिक्शे वाले से बातें हो रही है तो ये होगा यही। परेशान रमणी एक पागल का उदाहरण देते हुए जब कह रही होती है कि उसने इतनी इतनी किताबें लिख दी है और वहाँ पता नहीं वो क्या क्या ढूंढता रहता है, तो वो थका हुआ अफसर जो है उसी रमणी से, रमणी वही है परेशान जिसका पति मसरूफ रहता है, वो कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने रिक्शा लिया, इस जाड़े पाले ओले में इसे दौड़ाया और फिर धीरे या लापरवाही से चलने पर अपनी ऊंची एड़ी से आपने इसे ठोकर मारी। यह गिर गया, शायद इसका एक पैर भी बेकार हो गया। यह रचना और नाश करना दोनों हैं। तुमने एक रिक्शे का नाश किया और तुमने 100 पैदा किए। अब यहाँ भी इस बात से स्पष्ट नहीं होता है कौन किसको क्या कह रहा है। कहने वाला तो थका हुआ अफसर है, लेकिन किस से कह रहा है? परेशान रमणी से कह रहा है, रिक्शे वाले से कह रहा है, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। क्योंकि रिक्शा लिया, रिक्शे वाला भी ले सकता है, चढ़ने के लिए रमणी भी ले सकती है। तो वो अफसर कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने रिक्शा लिया है और इसे जाड़े पाले ओले में भी दौड़ाया है, अर्थात रिक्शे से काम लिया है। और चाहे आपने लापरवाही से चलाया हो या अपनी ऊंची एड़ी से इसने ऊंची एड़ी आती है तो ठोकर कौन मार सकता है? वो महिला मार सकती है। यह गिर गया, अब गिर कौन सकता है? रिक्शा भी गिर सकता है, रिक्शे चलाने वाला, रिक्शे वाला भी दोष कर सकता है। तो कि ये रचना और नाश दोनों की प्रवृत्ति है। तुमने एक रिक्शे का नाश किया, तुमने 100 पैदा किए। संदर्भहीन बात है, हम जोड़ भले ही लें, बाकी सही मायने में यहाँ कुछ भी निकल करके नहीं आता।
तो यहाँ भी थका हुआ अफसर जो है उसका चिंतन चल रहा होता है, जो कि बेसिर पैर की बातें ही सोच रहा होता है। और ख़ास बात यह कि वो अपनी ज़िंदगी से निराश भी है, और वह चाहे कमी खुद की रही हो उसके लिए दोषी रिक्शे वाले को ही ठहराता है या उस परेशान रमणी को ठहराता है। तो एक तो हम कह सकते हैं कि यहाँ रिक्शे वाले अफसर जो है बिना मतलब का चिंतन करता रहता है और बहस भी करता रहता है। इसकी भाषा सरल है, भावों के अनुकूल है। भाव तो यहाँ कहाँ है, कौन से भाव है, और सरल है, सुबोध है, और सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद और कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। अंत में गाने की बात करके इस एकांकी को समाप्त कर दिया जाता है। फिर न्यूरोटिक की बात भी उठती है, लेकिन हमें उस पर नहीं देखना है। आगे हम फिर इसी एकांकी की अन्य चर्चा करेंगे। धन्यवाद।